100 खबरों के बाद रुक करेंगे बंगाल की सियासत का, जहां पर गिरफ्तारी, पथराव, कोर्ट कचहरी, पेशी पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर ममता के 2 मंत्री, 2 नेता गिरफ्तार किए गए, तो वहीं ममता पूरे 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में डटी रही। हालांकि देर शाम सीबीआई कोर्ट ने सबको जमानत तो दे दी, लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट चली गई और जमानत पर रोक लग गई। सारे नेताओं को जेल का रास्ता दिखा दिया गया और अब 3 नेता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जेल में बंद टीएमसी नेताओं की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सुबह उन्होंने तबीयत खराब होने की शिकायत की। मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी की तबीयत खराब हुई है। आपको बता दें, ये वही नेता हैं जिनसे कल पूछताछ सीबीआई कर रही थी। मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने भी सुबह तबीयत बिगड़ने की बात बताई। तीनों नेताओं को इस वक्त अस्पताल ले जाया गया। सीबीआई अपना काम करती है, वो क्या चाहती है कि सीबीआई अपना काम ना करे, वो करप्शन करे और करप्शन करने वालों के साथ खड़ी रहे, सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके साथ सहानुभूति दे, लेकिन सीबीआई अपना काम ना करे। भाई, सीबीआई अपने इंडिपेंडेंट बॉडी अपने हिसाब से काम करती है, अपने दस्तावेज के बेसिस पे काम करती है। उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो दस्तावेज आते हैं उसके बेसिस पे करती है, फाइंडिंग्स के बेसिस पे करती है, और साथ साथ उसको परमिशन है, गवर्नर ने परमिशन दिया है। ইলিগাল অ্যারেস্ট, এটা গভর্নরের পার্সোনাল ভিন্ডিকটিভনেসের জন্য হয়েছে। বিজেপি যেহেতু হেরে গেছে, এখানে গভর্নর এখন ব্লাডসাকার হয়ে গেছে। তৃণমূলের রক্ত কি করে খাবো সেই জন্য গভর্নর ভেবে বেড়াচ্ছে। গভর্নর নিজে ভিন্ডিকটিভলি অ্যারেস্ট করিয়েছে। ममता बनर्जी अपने आप को कानून से ऊपर समझती है। वो सोचती कि बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है, बंगाल कोई एक अलग से राज्य है जहाँ पर उनका आधिपत्य है, वो वहाँ की महारानी है, वो ऐसा समझती हैं। एक कोर्ट के आदेशानुसार सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और उस पर सीबीआई उनके जो एमएलएस या उनके जो मिनिस्टर जो इन्वॉल्व हैं अलग अलग भ्रष्टाचार के केसेस में, उनको बुला रही है। परंतु ममता बनर्जी पहली बार नहीं करी, पहले उन्होंने उनके एक पुलिस अधिकारी को लेकर भी इस प्रकार हरकत की थी। पैंडेमिक सिचुएशन में ये पॉलिटिकल क्राइसिस तैयार करने का एक साजिश रचा जा रहा है और हम लोग इस चीज को जो हुआ है ये बहुत दुखद घटना है। और एक बात मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया, ये मैथ्यू सैमुअल, ये क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे और इनका अरेस्ट का डिमांड हम कर रहे हैं। तो ये टोटली भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ पॉलिटिकल एक क्राइसिस करने के लिए गेम कर रहे हैं। जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आपको बता दें, कुछ ही घंटे में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने जमानत पर रोक लगा दी। तीसरी बार बंगाल की सत्ता संभालने के 2 हफ्तों के भीतर ही ममता बनर्जी की मोदी सरकार के साथ सीबीआई पर तकरार शुरू हो गई है। जिस तरह कल सुबह सुबह ममता के 2 मंत्रियों फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, साथ ही एमएलए मदन मित्रा और पार्टी नेता शोभन चैटर्जी की नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी सनसनीखेज थी, वैसा ही हंगामेदार था मुख्यमंत्री ममता का कोलकाता के सीबीआई दफ्तर में 6 घंटों तक अघोषित धरना। और इस पूरी राजनीतिक तनातनी के बीच केंद्रीय बलों के साथ टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की झड़प राजनीतिक तापमान को और बढ़ाने वाली रही। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता सीबीआई दफ्तर पहुंचे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों पर पथराव किया। जवाब केंद्रीय बलों की ओर से भी दिया गया। गेट तोड़ने की कोशिश हो रही है, लगातार यहां पर भारी संख्या में फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। ये वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी मौजूद हैं, सीबीआई दफ्तर के 14वें तल्ले पर, और ये जो कॉम्प्लेक्स का मुख्य द्वार है, इसे तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प को लेकर राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी सक्रिय हो गए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए, जिसमें से एक में कहा, ममता को संदेश, अराजकता फैल गई है, पुलिस और प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी अराजकता और संवैधानिक प्रक्रिया की नाकामी का परिणाम समझती हैं।
बंगाल में चुनाव बाद की इस राजनीतिक तनातनी का असर नेताओं के बयानों में दिखा। जो आज गिरफ्तारी हुआ, एक गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई ने किया, इसमें अपराध तंत्र है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो नारदा का रुपया खाया उन लोग गिरफ्तार हुआ, इसके साथ राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का भी कोई लेना देना नहीं है। আর্গুমেন্ট করব, আমি শুধু একটা কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই, এই গভর্নর ইজ এ whimsical, এই গভর্নর ইজ এ এই গভর্নর একদম মানে একটা মিনিট থাকা উচিত নয়। এ ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম। এই গভর্নর একদম গভর্নর যে কোনো উপায় চাইছে। 2014 में जब नारदा न्यूज पोर्टल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब गिरफ्तार चारों नेता ममता सरकार में मंत्री थे। स्टिंग टेप के मुताबिक फिराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा 5-5 लाख और सोवन चटर्जी 4 लाख की रिश्वत में आरोपों के घेरे में आए। 2016 में जारी हुए स्टिंग ऑपरेशन से कुल 13 आरोपियों पर रिश्वत का दाग लगा था, जिसमें अभी बीजेपी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं। ये केस 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई के पास आया। अभी 7 मई को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गिरफ्तार हुए नेताओं के खिलाफ केस चलाने की अनुमति सीबीआई को दी है। लेकिन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई एक्शन को उनके वकील और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने सीबीआई कोर्ट में राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा और कोलकाता की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने में भी देर नहीं की, जबकि सीबीआई ने 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी। लेकिन घमासान यही नहीं थमा। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर बुधवार तक रोक लगा दी। सीबीआई की ओर से नारदा मामले की सुनवाई बंगाल से बाहर करने की मांग की गई है। जाहिर है कि इस गिरफ्तारी में बंगाल की राजनीति में आने वाले और तूफानों की आहट है। खुद ममता ने अपने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वकीलों के जरिए ये कहलवाकर सीबीआई को चुनौती दी थी कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार करे। 2019 में तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई पूछताछ को लेकर राजनीतिक लड़ाई छेड़ने वाली ममता इस मुद्दे को आसानी से जाने देंगी, ऐसा नहीं लगता। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। 7 साल बाद जागा है नारदा स्टिंग मामला, और इसकी बात 2014 की अगर करें, उस वक्त भी बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार थी। 2014 में ही नारदा पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कथित रूप से ममता सरकार के मंत्री, उनकी पार्टी के सांसद और विधायक भी कैमरे के सामने कैश लेते हुए नजर आए थे। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री बने फिराद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी अभी अपना महकमा भी ठीक से संभाल नहीं पाए थे कि 7 साल पुराने नारदा स्टिंग का जिन प्रकट हुआ, और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ ये दोनों मंत्री ही नहीं, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और सोवन चटर्जी भी सीबीआई की गिरफ्त में पहुंच गए। नारदा न्यूज पोर्टल ने 2014 में पश्चिम बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसने बंगाल की सियासत में तहलका मचा दिया था। नारदा स्टिंग में टीएमसी नेता कैमरे पर कैश लेते हुए दिखाई दिए थे। नारदा न्यूज पोर्टल के अंडरकवर रिपोर्टर्स फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बनकर इनके पास पहुंचे थे। टीएमसी के इन नेताओं में कथित रूप से सरकार में मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल थे। नारदा स्टिंग का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसके बाद से ही सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले साल मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस मामले में सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी थी। टीएमसी का साफ साफ कहना है कि जो नारदा घोटाला मामला हुआ था, उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जो हिडन कैम में जो सबूत सामने आए थे, उस समय शुभेंदु अधिकारी जो इस वक्त बीजेपी में हैं और विरोधी दल के नेता हैं, इसके अलावा मुकुल रॉय जो टीएमसी में थे, इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ पद पर हैं, दोनों को भी घूस लेते देखा गया था, साथ ही साथ इन चारों के। तो इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई, इन चारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई? अरब सागर से आए तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में बरपाया है, उसकी तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से मिल रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन आपको बता दें तेजी से चल रहा है। ताउते तूफान की वजह से मुंबई के पास अरब सागर में एक जहाज फंस गया था। P305 नाम के इस नौका पर 273 लोग सवार थे। मदद की गुहार मिलते ही नौसेना की टीम रेस्क्यू मिशन पर लग गई।
177 लोगों को अब तक जहाज से बचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ और लोग हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। नेवी ने आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता को इसके लिए लगाया है। तूफान की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन जाबाज नौसैनिक अब तक कुल 177 लोगों को बचा चुके हैं। नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में आज सुबह P-81 लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को उतारा है। नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात चलता रहा, अब भी ये जारी है, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन था, बड़ा मिशन था। 177 लोगों की जान बचानी थी जो कल से ही फंसे हुए थे। इस पूरी नौका में 273 लोग सवार थे। 177 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तूफान के चलते बार्ज 203 बह गया था। नौसेना का राहत और बचाव का काम अब भी जारी बताया जा रहा है। तस्वीरें वहीं की हम दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ा जहाज जिस पर 250 से ज्यादा लोग सवार थे, नौसेना ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बड़े मिशन के तहत इसे चलाया गया, जिसमें उच्चतम तकनीक से लैस इन विमानों को लगाया गया, इन हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। उसके बाद एक एक करके इस जहाज से लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू मिशन की वो तस्वीरें आपके सामने हैं। 273 कुल यात्री इस जहाज में P-305 से, जो कि इस जहाज का नाम बताया जा रहा है, उससे 177 यानी कि 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मंजीत नेगी इसमें जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, अभी भी लोग फंसे हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है? नौसेना ने ये ऑपरेशन चलाए थे और बड़े जो उनके युद्धपोत हैं मुंबई के और गुजरात के आसपास, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस बड़े युद्धपोतों को लगाया था। और खासतौर से बॉम्बे हाई के आसपास जो लोग फंसे हुए थे, बॉम्बे हाई में जो पेट्रोल का काम करते हैं, उनको बचाने का काम किया है। उसके अलावा और जो लोग खासतौर से समुद्र के आसपास और बीच समुद्र में फंसे हुए थे उनको निकाला। तो कल देर शाम से लेकर अब तक अभी सुबह करीब एक आधे घंटे पहले तक का जो आंकड़ा है 177 लोगों को निकाला गया है। और पूरे यानी कि गुजरात से लेकर मुंबई और तमाम जो कर्नाटक तक का इलाका है समुद्री तट का, पूरे इलाके में भारतीय नौसेना के जो बड़े युद्धपोत हैं, हेलीकॉप्टर हैं, P-8I जैसे सर्विलांस के जो बड़े जहाज हैं, जिनकी मदद से देखने की कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों में लोग फंसे हुए उनको उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और गुजरात से तबाही का तूफान आगे गुजर गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही का मंजर, विध्वंस के निशान। गुजरात में ताउते तूफान से अब तक 4 लोग के मारे जाने की खबर आ चुकी है। गुजरात कोस्ट से तूफान रात करीब 9 बजे टकराया। ताउते की वजह से गुजरात के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। अरब सागर से उठा साल का पहला महातूफान और पानी पानी हो गए गुजरात के शहर शहर। 8 शहरों की ये 8 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद, सूरत, अमरेली, राजकोट और सौराष्ट्र में जोरदार बारिश हुई तो कई शहरों में पेड़, बिजली के खंभे और मोबाइल टावर टूट गए। सोमनाथ के समंदर में एक नाव डूब गई तो केवड़िया के नवनिर्मित रेलवे स्टेशन की चमकीली छत की सीलिंग हवा में उड़ गई। ताउते तूफान का मंजर देखना हो तो सोमनाथ के पास समंदर की इस तस्वीर को देखिए। 2 बड़े बड़े नाव समंदर की लहरों में हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं। दरअसल देर रात यहां ऐसा तूफान आया था कि 3 नौकाएं लंगर को तोड़ती हुई समंदर में आ गई। एक नाव समंदर की लहरों को सह नहीं पाई और पानी में समा गई। तस्वीरें खौफनाक हैं। 2 नावों पर सवार 9 से ज्यादा लोगों की जिंदगी लहरों में अटकी हुई और समंदर किनारे खड़ी कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीम इस सोच में डूबी कि बोट को कैसे बचाया जाए। 2 बोट
बोट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों बोट कल रात तक यहाँ पे जो वेरावल पोर्ट है, वेरावल पोर्ट पे जो फिशरमैन का एसोसिएशन है वहाँ पे बंधी हुई थी, एंकर डाले हुए थे। लेकिन रात को जब तेज हवाएं चली तो एंकर टूट गए और इन दोनों बोट जो है वो समुद्र में आ गई। करीब 9 लोग इन दोनों बोट पे सवार है और वैसे तो 3 बोट थी जिसमें से एक बोट जो है वो डूब चुकी है, जिसका मलबा आप समुद्र में देख सकते हैं। लेकिन 2 बोट पे 9 लोग सवार है इस वक्त और यहाँ पे काफी ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से 9 लोग अंदर सवार है, इंजन के अंदर पानी घुस गया है। जो बोट है उसमें अब धीरे धीरे पानी आना शुरू हो चुका है। बताइए कितने लोग बोट के अंदर सवार थे? टोटल 8 लोग सवार थे। और क्या आप लोगों की बातचीत हुई है? हाँ, अभी हो ही रही है। क्या बता रहे हैं वो लोग? वो बोले कि अभी पानी उसमें भी ज्यादा बढ़ गया और मतलब जल्दी रेस्क्यू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र के ऊना शहर की इस तस्वीर को देखिए। तेज हवा के साथ पानी ऐसे बरस रहा है मानो किसी जेट मशीन से फव्वारा छोड़ा जा रहा हो। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने दस्तक देने से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। इस खूबसूरत स्टेशन की चमकदार छत को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखिए किस तरह तेज हवाओं से अंदरूनी सीलिंग के हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस स्टेशन की शुरुआत की गई थी। गुजरात के कई शहरों से नुकसान की तस्वीरें आई हैं। अहमदाबाद में पिछले 2 दिनों में तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश होती रही। अमरेली में तूफानी बारिश से कई पेड़ जमींदोज हो गए। मोबाइल टावर भी बीच से टूटकर जमीन पर आ गया। ताउते का मतलब म्यांमार में शोर करने वाली छिपकली होता है। अमरेली में तूफान का शोर भी सुन लीजिए। राजकोट में झमाझम बारिश हुई है। हालांकि बारिश की रफ्तार मूसलाधार नहीं थी। तूफान से सड़क पर गिरे पेड़ों ने राजकोट की खूबसूरती बिगाड़ दी। अरब सागर से सटे गुजरात के सूरत में आधी रात से देर सुबह तक तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही। यहां तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में ऊंचे होर्डिंग और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। ऐसे में सूरत महानगर पालिका की फायर विभाग की टीम का काम काफी बढ़ गया है। सोमनाथ में तो सेना के जवान देर रात तक सड़कों से पेड़ का मलबा हटाते नजर आए। ताउते तूफान सौराष्ट्र में दीव और ऊना के बीच गुजरात कोस्ट से रात करीब 9 बजे टकराया था। उस वक्त तूफान की रफ्तार करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक तूफान कमजोर पड़ गया। अब तूफान का संकट गुजरात से गुजर चुका है, लेकिन तूफान गुजरने के बाद भी कई जगहों पर बारिश होती रही। सोमनाथ से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात तट से टकराने से पहले ताउते तूफान ने मुंबई में भारी तबाही मचाई। ताउते तूफान की वजह से कल दिन भर मुंबई में भारी बारिश हुई। आमतौर पर मुंबई की सड़कों पर मानसून के मौसम में जैसा मंजर दिखाई देता है, कल कुछ ऐसा ही मंजर मुंबई की सड़कों पर था। पानी जगह जगह भरा हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। समंदर में लहरों का ऐसा शोर आमतौर पर मुंबई में मानसून के मौसम में होता है। मुंबई की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर मई के महीने में अब तक दुर्लभ ही रहा है। मायानगरी के चमकीले रास्तों पर इस तरह पेड़ों के गिरने का नजारा भी आम नहीं है। लेकिन 3 दिन पहले अरब सागर से ऐसा तूफान उठा कि देश के चमकदार शहर की सूरत ही बिगड़ गई। ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन शहर में छोड़ गया वो दाग जिसे साफ करने में बीएमसी को अभी कई दिन लग जाएंगे। मुंबई की ये तस्वीरें कल शाम की हैं। समंदर की लहरें हाहाकार कर रही हैं। समंदर के किनारे बने घरों को पार करती हुई ऊंची ऊंची लहरें सड़कों पर आ रही हैं।
समंदर की इन तूफानी लहरों के बीच आज तक संवाददाता लगातार डटे रहे और आप तक तूफान का हर अपडेट पहुंचाते रहे। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पीक जो है तूफान का वो मुंबई में शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पानी जो है वो समंदर से आप रास्ते पर आ रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो खतरा है वो इस वक्त मुंबई के लिए कुछ घंटों में काफी ज्यादा होने वाला है। समंदर की लहरों के ऊपर अब आसमान की इस तस्वीर को देखिए। गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर काले काले बादलों का डेरा है, जिसे देखकर ही मन सिहर उठता है। समुद्र में आप देख सकते हैं कि लहरें तूफान पर है, उफान पर यहाँ पर नजर आ रही है और ये मुंबई का सीलिंग जो है उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी लहरें इस वक्त यहाँ पर आ रही है। कल सुबह से ही मुंबई की सांसें अटकी थी। तूफान का खतरा सामने था और तूफान भी ऐसा ताकतवर जैसा ताकतवर तूफान 23 साल में नहीं आया। हवा की रफ्तार 114 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। कोविड वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया ये सेंटर इतनी तेज हवा सह नहीं पाया। इस वक्त हम हैं मुंबई के बीकेसी के इलाके में। बीकेसी के इस इलाके में वुहान स्टाइल में बनाए गए थे कई सारे कोविड सेंटर और इसी को एक वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो इसकी हालत है ये देख लीजिए आप। बैरिकेड्स गिरे हुए हैं, जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे जो पूरे शामियाने हैं वो सब के सब फट गए हैं। ये तो सिर्फ रास्ते का हाल देखिए, आगे देखिए पानी जल जमाव हो गया है। साथ ही जो पूरा ऊपर से जो शामियाना है, जो पूरा जो ढकने का जो टेंट्स लगाए गए थे उसकी भी हालत आप देख लीजिए पूरी जर्जर हो चुकी है। मुंबई के पॉश जुहू इलाके का ये वीडियो तूफान के तांडव को बयान कर रहा है। ताउते तूफान की वजह से कल इतनी बारिश हुई कि जुहू की सड़कें पानी पानी हो गई। सड़कों पर पानी भरा तो बाइक और ऑटो वाले मुश्किल में पड़ गए। ये तो शुक्र है कि लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर आम दिनों की तरह आवाजाही नहीं थी, वरना हालात बेकाबू हो जाते। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ मुंबई में हरे पेड़ों का। पूरे शहर में करीब 500 पेड़ जड़ से उखड़ गए। ये कोलाबा के मशहूर बालार्ड स्टेट की तस्वीर है। ताउते के कहर ने इस इलाके में कई हरे पेड़ों को जमींदोज कर दिया।